हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी फुल रिवीजन। ठीक है। अगर आपका एग्जाम मई 21 या नवंबर 21 के अंदर है तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, मई 21 तो हुआ नहीं, जुलाई 21 या नवंबर 21 के लिए डायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे आपको पता है सर, हमारे पास टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है हमारे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी। Second is income from a house property. Third, income from profit and gains of business and profession. Fourth, income from capital gains. And fifth is income from other sources. ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो टोटल हमारे पास कितने हेड्स हो गए? तो टोटल हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जो कहाँ से शुरू होते हैं? वो है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। तो ये हमारे पास 5 हेड है। अभी हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? नाउ प्रेजेंटली वी आर स्टार्टिंग इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जैसे ही वर्ड आता है सैलरी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए सैलरी। सैलरी का मतलब क्या, या कौन सी इनकम जो है वो इस हेड में टैक्सेबल होगी? ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में हमको कितनी चीजों को स्टडी करना है? अगर मैं उस पूरे चैप्टर की बात करूँ तो सिर्फ 3 ही सेक्शन है। देखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन उतना है नहीं। सिर्फ 3 ही सेक्शन है, सेक्शन 15, 16 और 17। इन 3 सेक्शंस को हमको रीड करना होता है। सेक्शन 15 किस बारे में होता है? सेक्शन 15 है हमारा जो हमको डिफरेंशिएट करता है, जो हमको दिखाता है कि आपका बेसिक चार्जेबिलिटी कब होगा। सेक्शन 16 आपको बताता है डिडक्शंस के बारे में। सेक्शन 16 बताता है आपको डिडक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी सैलरी में से आपको बेनिफिट मिलेगा। और थर्ड होता है आपका परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एटसेट्रा, जो पॉइंट है वो। तो 3 सेक्शंस है। ठीक है। अब सबसे पहली बात जो हम नॉर्मली जानते समझते हैं कि सर सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सैलरी का एक बहुत सिंपल सा मीनिंग है। सैलरी का मतलब अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज अ कंसिडरेशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इज नोन एज सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है? हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं दैट इज एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो भी अमाउंट, जो भी पैसा, जो भी मनी आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के कारण मिली है, वो सब किसका पार्ट होगा? वो सब आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा। ठीक है। तो कंडीशन क्या है? देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। देखिए, the income or is salary is taxable only if there is a employer-employee relationship exist between the payer and pay। दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? पेयर एंड पे का रिलेशनशिप में पेयर और पे का कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है समझना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह पर एज एम्प्लॉय काम करो। मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर हो। ठीक है। नाउ इन द यूनिवर्सिटी यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर। आप वहाँ पर टीचिंग काम करो, काम कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। जो भी टीचर को पैसा मिला कौन सा लगेगा? सैलरी। मान लो वही सेम टीचर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है और वहां जाकर गेस्ट लेक्चर्स देता है। क्या वहां पर वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है? सर नहीं, वो वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। तो क्या सैलरी एड एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, सैलरी एड एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसका कोई नहीं, उसका कौन सा जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये आपको समझना होगा कि कब कौन सा हेड एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। हाँ जी। देखिए, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। या तो पैसा क्या हो जाए, आपको ड्यू हो जाए, या पैसा आपको मिल जाए। एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है ना। मतलब समझना, मान लो आपने 6 महीने काम किए, आपका पैसा ड्यू हो गया। आपको मिला क्या? सर पैसा अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आपका पैसा ड्यू हुआ था, नहीं हुआ था, हो गया था, या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया था या नहीं कर दिया था? सर रिकॉर्ड कर दिया था। इट मींस इट विल बी टैक्सेबल। वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बोलिए, क्या आपको बात समझ में? वो पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा? सर वो पैसा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा क्या हो गया? ड्यू हो गया। अभी इसी को आगे समझिएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। आपने सर्विसेज अभी तक दी नहीं है, लेकिन 6 महीने का पैसा आपने एज एडवांस उठा लिया। क्या बोल रहा हूँ मैं? सर 6 महीने का पैसा एडवांस उठा लिया।
काम किया ही नहीं अभी तक, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? द आंसर इज यस सर, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, बिकॉज एडवांस इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो या तो पहला पैसा रिसीव कर लिया या पैसा ड्यू हो गया, विच एवर इज अर्लियर विल बी टैक्सेबल। ठीक है, जनरली सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, नॉर्मल हमारा हम सुनते हैं कि नॉर्मली, ठीक है, अच्छा लिखा है नॉर्मली, क्या कंपल्सरी है? नहीं सर, कंपल्सरी नहीं हो सकता है कुछ सैलरी आपको 6 महीने में दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि देयर मस्ट बी मंथली सैलरी, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आता है रिगार्डिंग पे स्केल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जॉब करने गए हैं और वहां लिखा है 10,000, 1,000, 15,000, 2,000, 25,000। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी स्टार्टिंग 10,000 पर मंथ से होती है, तो एक साल बाद आपको 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा, मतलब आपकी सैलरी हो जाएगी 11,000, 11,000, 12,000, 13,000, इस तरह से। फिर मान लो आपकी सैलरी हो जाती है 15,000, फिर आपका इंक्रीमेंट मिल रहा है कितने से? 2,000 रुपए से, तो 15, 17, 19, इस तरह से आपका पे स्केल, वो ध्यान सुनिएगा, इस तरह से आपका पे स्केल चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगला पॉइंट होता है एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी which is not due और received, जो आपको अभी तक ड्यू और रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है ना, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आपको जो पैसा मिलता है वो कौन से इफेक्ट से मिलता है? यू रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पुरानी डेट से आपको पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। 2016 के अंदर आपने कहीं पर जॉब ज्वाइन कर ली और आपकी सैलरी उन्होंने रखी है 50,000 पर मंथ। ठीक है, 2021 में भी आपकी सैलरी मान लो 50,000 ही चल रही है। अब आपने बोला कि सर कुछ सैलरी बढ़ाओ। मैंने 5 साल से नहीं बोला है, बोला अरे यार 5 साल से नहीं बोला है, काम करते हैं, आपकी सैलरी हम 2016 से ही इंक्रीज कर देते हैं, और 2016 से ही आपकी सैलरी पर मंथ कितनी हो जाएगी? 53,000 पर मंथ हो जाएगी। अब मुझे बताओ, 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में पता था आपको कि ऐसा होने वाला है? बोले नहीं सर। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पुराने सारे सालों के रिटर्न को क्या कर दें? रिवाइज कर दें। फर्स्ट थिंग विच वी कैन डू। क्या है पॉसिबल है? बोले नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करता हूँ, 2021-22 में होना था, एक काम करो, आपको जब ये डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, क्या बोला? आपको जब ये डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, तभी ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेसिक प्रोविजन क्या है? बेसिक प्रोविजन समझना है इसका। अगर मैं बात करूं किसकी? एरियर ऑफ सैलरी की, तो एरियर्स आर taxable, arrears are taxable when it is received। जब वो पैसा आपको रिसीव होगा, जब वो पैसा आपको मिलेगा, तब वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ा मेजर पॉइंट नहीं। तो, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एडवांस में पैसा मिला टैक्सेबल हो जाएगा, ड्यू और एडवांस विचेवर इज अर्लियर, पे स्केल को समझ लिया, और अगला पॉइंट समझ लिया एरियर्स। एरियर्स का पैसा जो अभी तक हमको पता नहीं था कितना मिलेगा क्या होगा, और जब वो पैसा मिलेगा तब वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है कि क्या आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या आपका एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है। अगर आपका एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट नहीं है, तो इनकी सैलरी टैक्सेबल होगी, बहुत सिंपल है, अप्रैल टू मार्च। इनकी सैलरी कब टैक्सेबल होगी? इनकी सैलरी टैक्सेबल होगी अप्रैल टू मार्च। अगर हमारा एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इनके लिए 1 महीना पहले हो जाता है। इनके यहाँ ड्यू और पेमेंट में थोड़ा सा दिक्कत है, इस वजह से गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी टैक्सेबल होगी फेब टू मार्च। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अदर एम्प्लॉय के केस में अप्रैल टू मार्च, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फेब टू मार्च आपकी सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। ठीक है, अभी तक क्या क्या समझ लिया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर, मतलब एडवांस में टैक्सेबल होगा। तीसरा पॉइंट समझ लिया, एरियर्स ऑफ सैलरी, पे स्केल के बारे में समझ लिया, गवर्नमेंट की सैलरी टैक्सेबल होती है फेब टू मार्च, और नॉन गवर्नमेंट की होती है अप्रैल टू मार्च। टाइम पीरियड हमारा 12 महीने रहता है। ठीक है, अब सर सैलरी का मतलब क्या होता है? आपने तो बोल दिया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से तो बहुत सारा अमाउंट मिल सकता है, बहुत सारा पैसा मिल सकता है। क्या वो सारा पैसा मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा? द आंसर इज यस। हमारे यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी की अगर बात करें, तो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इज मच वाइडर देन व्हाट इज नॉर्मली अंडरस्टूड।
ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से जो भी पैसा मिलता है, आई रिपीट अगेन, आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से जो भी अमाउंट मिलेगा वो सब कुछ आपकी सैलरी का पार्ट होगा। इट इंक्लूड्स योर वेजेस, पेंशन, ग्रेच्युटी, एन्युटी, फी, कमीशन, पर्क्स, किसी तरह का प्रॉफिट्स, किसी तरह की एडवांस, लीव इंकेशमेंट, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट अमाउंट है, आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर आरपीएफ में पैसा डाला, यूआरपीएफ से आरपीएफ में डाला, या किसी तरह का गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल लैंग्वेज अगर सीधा एक लाइन में बोलूं तो मैं बोलता हूँ कि सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप से जो भी पैसा मिलता है, आपसे क्या क्या पैसा मिलता है, जैसे बेसिक मिलेगा टैक्सेबल कुछ आपको रिटायरमेंट पर बेनिफिट मिले, जब आप रिटायर हो जाते हो तो ग्रेजुटी मिली, पेंशन मिली, लीविंग कैशमेंट मिली, ये सब बेनिफिट मिलते हैं। और क्या बेनिफिट मिलता है सर हाँ जी, तो किसी भी तरह का अमाउंट अगर आपको एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिलता है तो वो किसका पार्ट बनेगा, इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। हम्म, तो बेसिक हो गया, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इंकेशमेंट, किसी भी तरह का पैसा, किसी भी तरह का अमाउंट, अब पैसा मिला उसके ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिले, आपको रहने के लिए घर दे दिया गया, ठीक है, आपको कार दे दी गई यूज करने के लिए, इस तरह के जो भी बेनिफिट्स है वो भी आपका किसका पार्ट बनेंगे, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड और विच इज गिवन एज अ गिवन, क्यों दिया जाता है सर, उसको देने का रीजन है कि देर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वो सारा पैसा इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, चलिए, तो पहले रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करते हैं कि मान लो अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है। ठीक है, ग्रेच्युटी क्या होता है सर, ग्रेच्युटी का मतलब होता है एज अ ग्रेट्यूटियस बेनिफिट, कि आपने हमारी कंपनी में इतने साल काम किया, उसके बदले में हम आपको ये वाला बेनिफिट, ये वाला अमाउंट देना चाहते हैं, ये हो गया ग्रेच्युटी। ठीक है, अब देखिए उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडीशंस वगैरह बहुत सारी है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, हमें तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी मिला है, ठीक है, और पैसा कैसे मिला है, और अगर आपको पैसा मिला है एज ए ग्रेच्युटी, तो उसमें से अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा। तो अगर हम बात करें ग्रेच्युटी की, तो पहला पॉइंट कि क्या आपका एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पहला पॉइंट कि क्या ग्रेच्युटी रिसीव जो करी है क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने करी है, या सेकंड पॉइंट इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, अगर ये पैसा किसने रिसीव किया है ग्रेच्युटी का, सरकारी आदमी ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, तो सोचिए वो क्या हो जाएगा, इट विल बी एग्जम्प्टेड, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये पैसा नॉन गवर्नमेंट ने रिसीव किया है तो वहां पर दो केसेस बनते हैं, पहला कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, क्या वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, या वो नॉट कवर्ड है। अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तो इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा, इसमें से सबसे छोटा अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। पहला क्या है, पहला है मैक्सिमम ₹20 लाख, मैक्सिमम जो एग्जाम्पशन है वो कितना है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन है 20 लाख रुपए। सेकंड, सेकंड इज एक्चुअल अमाउंट, आपको कितना पैसा मिला। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला है वो है 15/26, क्या फॉर्मूला है, 15/26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट सैलरी, 15/26 multiplied by last salary multiplied by rounded year of service। इन तीनों में से जो सबसे लोअर होगा, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा और रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉट कवर्ड में भी ये जो दो सिचुएशन है ये तो क्या है, सेम है, मतलब 20 लाख भी सेम है और एक्चुअल अमाउंट भी सेम है। यहाँ जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, यह लिखा है राउंडेड, यहाँ हो जाता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, कौन से एम्प्लॉइज ग्रेजुएट टाइप में कवर होते हैं हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, 20 लाख हो गया, एक्चुअल अमाउंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 15/26 से मैथमेटिकल फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि जो लोग ग्रेजुएट एक्ट में कवर्ड होते हैं उन्हें वीकली एक ऑफ देना कंपलसरी होता है। ठीक है, इसलिए 15/26 से, बाकी हमें एवरेज करना था।
मल्टीप्लाई लास्ट सैलरी, जिस मंथ में आप रिटायर्ड हुए उसमें लास्ट आपने सैलरी कौन सी रिसीव करी। अगला लिखा है राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस। राउंडेड ईयर का मतलब क्या हो गया, 26 ईयर 11 मंथ है तो कितना हो गया 27। 26 ईयर 3 मंथ है तो कितना हो गया 26 राउंडेड ईयर। 6 महीने तक का पुराना भी लेना, 6 महीने से ऊपर नया भी लेना। यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ क्या लिखा है कंप्लीट ईयर, कितने साल आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ओके। सैलरी का मीनिंग क्या होगा, सैलरी का मीनिंग जब मैं बात करूं कवर्ड अंडर ऑफ कवर्ड, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगा सीधा कवर्ड, आप समझ जाना कि कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट बोला है। अगर मैं बोलूं कवर्ड के अंदर, तो सैलरी का मतलब होता है सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, जो नॉट कवर्ड है वहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस सीडीए प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, सीडीए मतलब क्या होता है कंडीशनल डियरनेस अलाउंसेस, वो डियरनेस अलाउंस जो कंडीशनल है। ठीक है, और यहाँ आएगा परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, ये होता है सैलरी का मतलब। राउंडेड ईयर का मतलब समझ गए, कंप्लीट ईयर का मतलब भी समझ गए। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है 26 ईयर्स एंड 11 मंथ, लेकिन बताओ कंप्लीट कितने हुए, कंप्लीट सिर्फ 26 ईयर। वो लिखा है 26 ईयर एंड 9 मंथ, लेकिन कंप्लीट कितने हुए 26 ईयर। राउंडेड का मतलब मैं बता चुका हूँ। तो ये कैलकुलेशन करनी किसके लिए, ग्रेच्युटी, और ग्रेच्युटी भी किसका पार्ट बनेगा आपका सैलरी का। अगला पॉइंट आता है सर अगर आपको पेंशन मिली तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, अच्छा, ग्रेच्युटी और पेंशन में डिफरेंस कैसे, ग्रेच्युटी में 99% पैसा एक मुश्त मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। पेंशन का अमाउंट क्या होता है सर, पेंशन नॉर्मली जो मिलती है वो मंथली बेसिस पर मिलती है। तो पहला पॉइंट, अगर आपको मंथली पेंशन मिली है जिसको हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, कौन सी पेंशन मिली है आपको, अगर आपको मंथली पेंशन मिली है जिसको हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, अगर आपको मंथली पैसा मिला है, अनकम्यूटेड पैसा मिला है, तो ध्यान रखिएगा इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, ये सभी एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसमें कोई भी एग्जम्पशन आपको अलाउड नहीं होगा। तो अगर आपको मंथली पेंशन मिली है तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अब कई बार होता है कि यार एम्प्लॉय पहुंचता है कि सर मुझे मंथली अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे तो आप एक साथ पैसा जोड़ करके दे दो। इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेड, जब पैसा आपको एक साथ जुड़ करके मिलता है। ठीक है, अगर कम्यूटेड पेंशन मिली है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड। सिंपल बात है, सरकारी आदमी है, क्या हो जाएगा एग्जम्प्टेड। नॉन गवर्नमेंट को पैसा मिला है, नॉन गवर्नमेंट को मिला पैसा मिला है। ठीक है, तो देखना है कि क्या ग्रेच्युटी मिली है या नहीं मिली है। ग्रेच्युटी मिली है तो 1/3 एग्जाम, नहीं मिले तो हाफ एग्जाम। चलिए 1/3 हाफ याद कैसे रखिए, सीधा तरीका, ग्रेच्युटी भी मिली है पेंशन भी मिली है, कम बेनिफिट देना चाहिए ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे ग्रेच्युटी मिली है पेंशन भी मिल रही है, कम बेनिफिट देना चाहिए, इसका इसलिए इसमें कितना एग्जाम कर दिया, इसमें 1/3 एग्जाम किया। ग्रेच्युटी नहीं मिली, खाली पेंशन मिली तो ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए, इसलिए हाफ ऑफ द सैंक्शन पेंशन विल बी एग्जाम। सैंक्शन एक्सपेंशन को हम कई बार एक वर्ड और लिखते हैं, हम लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। जो पूरा का पूरा अमाउंट है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, सैंक्शन अमाउंट इसको हम बोलते हैं, वो अमाउंट आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ पेंशन। तो दो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए, पहला कौन सा हो गया ग्रेच्युटी, दूसरा कौन सा हो गया पेंशन। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा है आपका लिव इनकैशमेंट। तीसरा क्या है, तीसरा है लिव इनकैशमेंट। पहले समझिएगा लिव इनकैशमेंट, वो पैसा जो आपको छुट्टियों का मिला लेकिन आपने उसको क्या करवा दिया, आपने उसको इनकैश करवा दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिव इनकैशमेंट। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह का पैसा इनकैश करवा दिया है, इसको हम बोलते हैं लिव इनकैश करा दिया है। पहला पॉइंट कि अच्छा होता क्या है समझ लेना, वापस सुन लेना, इसमें बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है। आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि एक काम करना, एक साल पे 20 दिन की छुट्टी लेना, उसका पैसा हम नहीं काटेंगे। 20 दिन बोला, 15 दिन बोला, 10 दिन बोला, कुछ भी बोला, लेकिन आप तो कर्मठ कार्य करता हो,
आपने तो बोला कि कोई बात नहीं, हो या नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो एक काम करते हैं, हम तो आपके पास रोज आ जाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? सर हम तो आपके पास में रोज आएंगे, और आपने छुट्टियां ली हुई। ऐसे लोगों से आसपास के जो लोग होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर इससे बड़ा खुश होता है, मेरे बता रहे यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी, ये तो बहुत शानदार आदमी है। क्यों? इसको ऐसा क्यों लगता है? उसको इसलिए लगता है कि यार ये तो रोज काम पे आ रहा है। कुछ लोग तो बाकी लोग छुट्टी लेते हैं, ये रोज आता है। इसके लिए गवर्नमेंट लड़के, अगर आप ऐसा करते हो, आप छुट्टी नहीं लेते हो, अगर आप रोज आते हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कि आपने जो लीव इनकैश में मिला, तो कब एम्प्लॉय क्या करता है, 15 दिन आपको छुट्टी दी थी, आपने नहीं लिया, पैसा नहीं काटेंगे और पैसा एक्स्ट्रा देंगे। क्या बोलता है? और पैसा हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। इट इज नोन एज लिव इनकैशमेंट। अगर आपको लिव इनकैशमेंट मिलता है ड्यूरिंग द सर्विस, या बोल लीजिए अब जॉब के टाइम, मतलब आप जब काम कर रहे हो तभी आपको पैसा मिले। और दूसरा, आपको पैसा मिल सकता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है? अगर पैसा मिला है जब आप जॉब कर रहे हो, जब आप नौकरी कर रहे हो, तभी आपको पैसा मिला, वो पैसा आपके लिए क्या होगा? वो पैसा आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसमें कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिल रहा। अगर आपको पैसा मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला, आप कौन से एम्प्लॉय हो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी हो। आप सोचो क्या होगा? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका जो अमाउंट मिला वो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है? अब अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उसमें से लीस्ट अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। लिस्ट कैसे निकालना है? तो सबसे पहले एक्चुअल कितना पैसा मिला वो, दूसरा मैक्सिमम कितना, वो है मैक्सिमम 3 लाख रुपए, तीसरा एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी देखेंगे हम एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है। और फोर्थ, फोर्थ है लीव अलाउड, आपको कितने दिन की छुट्टियां दी थी। क्या बोलते हैं इसको हम? लीव अलाउड। आपको कितने दिन की छुट्टियां दी थी, माइनस लीव अवेल्ड, आपने कितने दिन की छुट्टियां ले ली। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं लीव अलाउड माइनस लीव अवेल्ड। मल्टीप्लाई करना है आपको किससे? एवरेज सैलरी से। हाँ जी। अब आप बताइए, मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया है? जब भी मैं सैलरी की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट साइड में देखा मैंने, सैलरी में हम जोड़ेंगे बेसिक, फिर जोड़ेंगे हम सी डी ए सी डी पी, फिर हम जोड़ेंगे परसेंटेज कमीशन ऑन। ये हो गया आपका किसका मीनिंग? ये हो गया मीनिंग ऑफ सैलरी। तो बेसिक जुड़ेगा, सी डी ए सी डी पी जुड़ेगा, और परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर जुड़ेगा। ठीक है? ओके। क्या यहाँ पर आपको राउंडेड ईयर लेने हैं या कंप्लीट लेने हैं? तो देखिए, कंसीडर ओनली फुल ईयर, पूरे साल को लेना है, पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करना है। अगला, अगर यहाँ आ जाए एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? पिछले 10 महीनों की सैलरी डिवाइड बाय 10। रिपीट अगेन, पिछले 10 महीनों की सैलरी, उसमें किसका डिवाइड कर दीजिए? 10 का। ये हो जाएगी हमारी एवरेज सैलरी। ठीक है? बोलिए, क्लियर हुआ पॉइंट? अब अब एक पॉइंट और है इसमें कि सर, फोर्थ, कि मैक्सिमम आपको सैलरी कितनी दिन की अलाउड हो सकती है एज ए लीव अलाउड। ठीक है ना? तो नॉर्मली हम कह सकते हैं हमारी इच्छा, जितनी दिन की छुट्टियां दे उतना। इनकम टैक्स भी उसमें मना नहीं करता, आपको जितनी छुट्टियां लेनी है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी छुट्टियां आपको कंपनी परमिट करे करे। लेकिन यहाँ पर जब आप इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करोगे, तो मैक्सिमम 30 डेज फॉर ईच कंप्लीट ईयर,
और वी कैन से एवरी कंप्लीटेड, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम 30 डेज, मैक्सिमम 30 दिन ही क्या होंगे, मैक्सिमम 30 दिन ही अलाउड होंगे। तो जब आप कंप्यूटेशन करें तो आप दो तरह से कंप्यूटेशन कीजिएगा। आई रिपीट अगेन, मैंने क्लास में सिखाया है, आप कंप्यूटेशन दो अलग अलग तरह से कीजिएगा। पहली जो कंप्यूटेशन होगी वहां पर आप मैक्सिमम 30 डेज लिखिएगा, और दूसरी जो कंप्यूटेशन होगी वहां पर आप उसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, तो उसमें पहले कंपनी के हिसाब से कर लीजिएगा। तो अगर दो कैलकुलेशन करनी सिंपल है, बात करूँ तो एक तो एज पर कंपनी कर लेना, कंपनी ने कितने दिन की छुट्टी अलाउ करी है, उसमें से कितने दिन ले ली रिमेनिंग वगैरह। दूसरा एज पर, दूसरा एज पर, बोलो कौन सा, दूसरा एज पर इनकम टैक्स। यहाँ जो लीव अलाउड है, यहाँ आप कितना लोगे, मैक्सिमम 30 डेज। अच्छा मान लो 20 दिन ही लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 20 दिन ही लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दो तरह के कॉम्पनसेशन आते हैं। पहला है आईडीआर का कॉम्पनसेशन, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन बोलते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं वीआरएस का कॉम्पनसेशन। देखिए तीन तो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट है, कौन कौन सा पढ़ा है मैंने आपको, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इंकेशमेंट, और दो आपके कॉम्पनसेशन है, एक है रिट्रेंचमेंट और एक है वीआरएस। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छुट्टी करना, रिट्रेंच का मतलब होता है निकालना, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है, कहना नहीं चाहिए, लात मार के निकालना। वो कह रहा है कि मान लो कंपनी लॉस में है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। अब जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वो लोग जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी देखी गई है और आज तक ऐसा होता हुआ आया है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस में होती है तो सबसे पहला जो नुकसान दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज को, ठीक है। लेकिन इंडिया देखिए, इंडिया में इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को रख लो और किसी भी पर्सन को निकाल लो। इंडिया में हम इतना आसान सिस्टम फॉलो नहीं करते। तो इंडिया के अंदर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसके रूल्स रेगुलेशन कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस को आपको मानना होगा अगर आप रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हो तो। देखना, जनरली कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज टैक्सेबल, ऑब्वियसली। हाउएवर कॉम्पनसेशन रिसीव बाय वर्कमैन, एक्चुअली क्या होता है, ये लेबर क्लास होती है नॉर्मली, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह जो दिया हुआ ना, ये लेबर क्लास में दिया हुआ। यार आपने एकदम से उसको निकाल दिया, अभी वो घर कैसे चलाएगा, पैसा कहाँ है उसके पास में। सरकार बोलती है कि हाँ ये बात थोड़ा सा जेन्यून इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार उसके पास अभी तो पैसा नहीं है, तो फिर सर इसका क्या किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसका एक काम करते हैं, अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है और ये जो पैसा है आपके पास फ्यूचर में अवेलेबल होगा, आज आपके पास मनी नहीं है इतनी, तो compensation received by a workman at the time of his retrenchment under Industrial Dispute Act 1947 or any other act, notice or serving contract otherwise will be exempted as per follows। कैसे, कितना एग्जम्प्ट होगा, तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो एग्जम्प्ट होगा। पहला क्या है, द फर्स्ट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, कितना आपको कॉम्पनसेशन मिला वो। दूसरा, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम एग्जामेशन है 5 लाख रुपए का। और तीसरा, आपको कैलकुलेशन करनी है एवरेज वेजेस, ठीक है, आगे में लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ वेजेस, एवरेज वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 15 डे वेजेस फॉर राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। अब एवरेज वेजेस का मतलब क्या होगा, मीनिंग ऑफ वेजेस, ऑल रेम्यूनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एक्सक्लूडिंग बोनस, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेच्युटी। देखिए हम फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंदर है, अगर आप फुल लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो फुल लेक्चर्स करीबन 180 आवर्स 160 आवर्स के आसपास का होता है, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हम एक बार ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने एक बार इस टॉपिक को आपने पूरा पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आपने कर लिए हम, ठीक है ना। आप उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिलेवेंट रहेगा। एवरेज वेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर तो आपको एवरेज वेजेस लेनी है 3 महीने के हिसाब से। अगर आप वीकली बेसिस पर पेमेंट करते हैं, क्योंकि ये मजदूर कैटेगरी ज्यादा लोग होते हैं तो वीकली पेमेंट भी कई बार होता है, तो 4 कंप्लीटेड वीक्स। और अगर हम डेली बेसिस पर काम करें तो 12 वर्किंग डेज का एवरेज लेना है, ठीक है, प्रेसिडेंट डेट ऑन विच एवरेज वेजेस बिकम पेबल, ठीक है। तो पर डे होता है तो 12 दिन का, वीकली होता है तो 4 वीक का, और मंथली होता है तो 3 महीने का, ठीक है। अब इसमें सब कुछ इंक्लूड करना है, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करना है, कोई बोनस दिया हो मत लेना, पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन, वैसे भी पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हम जहाँ से, वो ग्रेचुइटी कॉन्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, तो ये जो लीस्ट होगा, सबसे लीस्ट होगा वो क्या होगा, ध्यान रखना। अभी तक ये चारों केस में, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और रिट्रेंचमेंट में, चारों में सबसे छोटा होगा वो एग्जम्प्ट होगा, रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। ठीक है, उसी तरह से अगला पॉइंट देखिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज VRS, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री रिट्रेंचमेंट हो गया, इसको काटिएगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम टेंडेंसी। VRS होता क्या है? अच्छा भले आप काम कर रहे हो, अच्छी भले आपकी जॉब लगी हुई है, लेकिन 40-45 साल या उससे भी पहले हो सकता है, आपकी इच्छा होती है कि नहीं यार मैं रिटायर्ड हो जाता हूँ, या कंपनी एक पॉलिसी लेकर के आती है कि आज हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो रिटायर्ड होना चाहते हैं, तो आपकी जितनी सैलरी बची हुई है उसका हम इतना पैसा आपको दे देंगे, और आप आज से ही कहाँ जाकर के बैठिए, आज से ही आप अपने घर जाकर के बैठिए, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये कहलाता है VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। क्वेश्चन है, क्या आप ये एक्सेप्ट करोगे या नहीं? या उससे भी इम्पोर्टेंट, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? या लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि सर कौन एलिजिबल है, ठीक है ना, एन एम्प्लॉई हु हैज कंप्लीटेड द सर्विस फॉर 10 years, जिसने 10 साल काम कर लिया है, और हु हैज कंप्लीटेड 40 years ऑफ हिज एज, जिसकी एज 40 साल हो गई है, विच इज अर्लियर, या तो आप 40 की एज अटेंड कर लो, कम से कम 10 साल काम कर लो। कौन कौन, अच्छा, VRS कोई भी दे सकता है, लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, VRS में से एग्जम्पशन कितना मिलेगा उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हु शुड बी एम्प्लॉयर, वो हो सकता है पब्लिक सेक्टर कंपनी, ऑथोरिटी इस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, किसी तरह की लोकल अथॉरिटी, किसी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सिटी, IIT, IIM, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सब एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब छोड़, किसको छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को वगैरह, एम्प्लॉयर को हमने इसमें छोड़ दिया, वो उनका VRS को हमने कवर नहीं किया। तो अब क्वेश्चन क्या आता है सर, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारा एग्जाम रिवीजन का मेन पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट तो ये है कि सर अगर आपको VRS मिलता है, रिपीट अगेन, अगर आपको VRS मिलता है तो कितना एग्जम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लीस्ट विल बी एग्जम्प्ट, जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। पहला, पहला क्या है, पहला है एक्चुअल अमाउंट ऑन VRS। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ VRS कितना है वो, दूसरा मैक्सिमम कितना, 5 लाख रुपए, दूसरा मैक्सिमम यहाँ तुमसे मिल रहा है कितने का, 5 लाख रुपए, थर्ड 3 महीने, मतलब 3 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ध्यान रखना कंप्लीटेड लिखा है, राउंडेड नहीं लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी। ठीक है, तो 3 महीने की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर मल्टीप्लाइड बाय लास्ट महीने की सैलरी हो। फोर्थ देखना, फोर्थ है रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइड बाय लास्ट मंथ सैलरी। ठीक है, तो कितने महीने की सैलरी आपकी बाकी है रिमेनिंग मंथ से, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लास्ट मंथ से। इन चारों में से जो सबसे लीस्ट होगा, इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम। अब वापस से वही बात है कि सर सैलरी का मतलब क्या होता है, सर फिक्स है, बेसिक प्लस CDA प्लस परसेंटेज कमीशन ऑफ टर्नओवर, सिर्फ इसी को आप सैलरी के अंदर जोड़ोगे, बाकी चीजों को आप सैलरी के अंदर ऐड नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं,
समझिएगा, हम अगर पूरे सैलरी को डिवाइड करें तो पूरे सैलरी के 3 पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन वाज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बेसिक पे वगैरह हो गया। सेकंड इज अलाउंसेस एंड थर्ड विल बी परक्विजिट्स। तो हम 3 पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी हम जो सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है अलाउंसेस। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हमें बात करनी है अलाउंसेस के बारे में। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अलाउंसेस क्या होता है। सर, अलाउंसेस इज द मॉनेटरी बेनिफिट, जो आपको मनी अमाउंट दिया जाता है, एनी मॉनेटरी अमाउंट गिवन टू यू, एनी मॉनेटरी अमाउंट गिवन टू द एम्प्लॉई इज ट्रीटेड एज अलाउंसेस। ठीक है, अभी पॉइंट ये आता है कि अगर आपको अलाउंसेस मिला है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, रिवीजन पार्ट पर है कि सर अलाउंसेस मिला है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको टैक्सेबल करना है, एग्जम्प्टेड करना है, या कोई और ट्रीटमेंट करना है। तो पहला पॉइंट समझिए, हमारे पास 3 अलग अलग तरह के अलाउंसेस हैं। हमने क्या किया, टैक्सेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलाउंसेस को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला वो है फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस, ये जो अलाउंसेस होंगे पूरी तरह से एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं रहेगा। दूसरे जो अलाउंसेस है उसमें से कुछ पार्ट एग्जम्प्टेड रहेगा, कुछ पार्ट टैक्सेबल रहेगा, और थर्ड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। मतलब ये जो अलाउंसेस हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल पड़ जाएंगे। अब आप क्या करिए, इसमें से आप 2 पढ़ लीजिए। मान लो आपने फुल्ली एग्जम्प्टेड पढ़ लिया और पार्टली एग्जम्प्टेड पढ़ लिया, जो बच गए, जो रिमेनिंग हो गए, वो कौन से हो गए, वो आपके फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली जो लिस्ट पढ़ते हैं अपन वो है फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस कौन से हैं। प्रैक्टिकली शुरू के 4 पॉइंट देखा जाए तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है, वो कैटेगरी ऑफ पर्सन इतने बड़े हैं कि सर गवर्नमेंट भी बोले कि यार इन लोगों से हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, तो इनको क्या कर दिया हमने, एग्जम्प्टेड कर दिया। द फर्स्ट इज फॉरेन अलाउंसेस और वी कैन से ओवरसीज अलाउंसेस। पहला पॉइंट कौन सा है, द फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेन अलाउंसेस। फॉरेन अलाउंसेस किसको दिया जाता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को इंडिया के बाहर डेप्यूट किया है और उसको वहां पर अलाउंसेस दिया, तो गवर्नमेंट बोलती है कि उसको दिया गया अलाउंसेस पूरी तरह से एग्जम्प्टेड रहेगा। सेकेंड इज अलाउंसेस गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, एग्जम्प्टेड रहेगा। किसी तरह का नोटिफाइड अलाउंस है या परक्यूजिट रिसीव बाय चेयरमैन और रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो अगर ये अलाउंसेस आपको मिले हैं, नोटिफाइड अलाउंसेस मिले हैं, परक्यूजिट्स बाय चेयरमैन मिला है, ठीक है ना, यूपीएससी बताए, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, यूपीएससी का एग्जाम्स, ठीक है ना, सबको जानते हैं, इनको अलाउंसेस मिला है। और फोर्थ है, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को अलाउंसेस मिलता है, तो ये 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, इनको अगर अलाउंसेस मिले तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होगा। फिर 6 अलाउंसेस हैं, ये अलाउंसेस थोड़े से स्पेशल होते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, इफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज गिवन, ठीक है, समझना। फॉर एग्जाम्पल डेली अलाउंसेस, जो रोज आपका चाय बीड़ी का खर्चा, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए आपको अलाउंसेस दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, मान लो आपको अलाउंसेस दिया 200 रुपए, उसमें से आपने 150 खर्च कर दिया, तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज एग्जम्प्टेड। जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतना एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अब मान लो आपने खर्चा उससे ज्यादा कर दिया, तो जितना मिला, अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो भी हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्टेड कर देंगे। ध्यान रखना, इफ नथिंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन देन दिस 6 अलाउंसेस विल बी एग्जम्प्टेड। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना ही हुआ है, तो जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उतना ही एग्जम्प्टेड होगा, रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। सर ये स्पेशल अलाउंसेस कौन कौन से हैं, याद रखने का बहुत आसान तरीका, ये TCDHRU कौन कौन से हैं, ये आपके TCDHRU, टी फॉर ट्रेवलिंग, कन्वेंस, डेली, ठीक है, हेल्पर, रिसर्च एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये 6 तरह के अलाउंसेस है। पहला कौन सा हो गया, द फर्स्ट इज ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। आई रिपीट अगेन, क्या बोल रहा हूँ सर, एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर कर दिया है और वहां का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वहां पर आपको लाने ले जाने का जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस। सेकंड आता है डेली अलाउंसेस, जो रूटीन के खर्चे वगैरह होते हैं उसके लिए होता है। कन्वेंस अलाउंसेस, बहुत ध्यान सुनना, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का अलाउंस होता है, वो कन्वेंस अलाउंसेस से रहता है। अगला होता है हेल्पर अलाउंसेस। देखना, हेल्पर हेल्पर और जो आपका सर्वेंट होता है, वो उनमें डिफरेंस होता है। सर्वेंट अलाउंसेस बेसिकली आपको घर के खर्चे ना, आप नॉर्मली उसको कुछ भी लैंग्वेज में कह लो, नॉर्मल आप उसको किसी भी लैंग्वेज में बोल लो, हमारे यहाँ पर उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि हेल्पर कौन है, हेल्पर वो पर्सन है जिसको हमने ऑफिस के काम करने के लिए रखा हुआ है, तो ऑफिस के काम करने के लिए कोई भी अलाउंसेस मिला उसको एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको सर्वेंट अलाउंसेस मिला, मतलब घर के काम वगैरह के लिए, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अकेडमिक अलाउंसेस, इसको कई बार रिसर्च अलाउंस भी कहते हैं हम,
ठीक है। तो अगर आपको कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो, कोई नया एकेडमिक काम कर रहे हो, उसके अलाउंस मिला, पूरी तरह से एग्जाम हो जाएगा। अगला यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी पूरी तरह से एग्जाम होता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं, समझते हो आप यूनिफॉर्म क्या होती है। तो कैसे याद रखते हैं, हम इसको बोलते हैं TCD HRU, ट्रेवलिंग कन्वेंस डेली हेल्पर रिसर्च और यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ये 6 अलाउंसेस, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया उतना एग्जाम्प्ट होगा। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर का अमाउंट नहीं गिवन, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर का अमाउंट नहीं गिवन तो पूरा एग्जाम कर देना, ठीक है। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ तो पूरा उसको क्या कर दीजिएगा भैया, टैक्सेबल कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं सर सेकंड पॉइंट की, विच इज द पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, जिसको हम बोलते हैं पार्टली एग्जम्प्टेड। कुछ पार्ट इसका एग्जम्प्ट रहेगा और कुछ पार्ट इसका टैक्सेबल रहेगा, समझिएगा। फीचर्स ऑफ HRA कंप्यूटेशन, अब इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसमें HRA आएगा, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो, ठीक है ना, एग्जाम्प्ट रहेगा। अब HRA होता क्या है पहले समझिए, ठीक है ना। HRA का मतलब क्या है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप हैं, अभी आपकी यहाँ से मुंबई जॉब लग जाती है, आप रहते हैं जयपुर में और आपकी जॉब कहाँ लगी, मुंबई में। आपके पास मुंबई में खुद का घर नहीं है, तो आपका एम्प्लॉयर बोलता है चलो एक काम करो, हमारी तरफ से ये 2-5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये लो और अपने लिए घर ढूंढ लो, ठीक है। किसने बेनिफिट दिया, दिस बेनिफिट इज गिवन टू यू बाय द SSC, बाय द एम्प्लॉयर। तो कैश बेनिफिट दिया, मॉनेटरी बेनिफिट दिया, ठीक है। रहने के लिए घर भी दे सकता है, उसकी बात भी करेंगे, उसको बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ क्या दिया है, यहाँ आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दिया है। आई रिपीट अगेन, क्या दिया है, यहाँ आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दिया है। तो अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाए, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि कितना एग्जम्प्टेड होगा और कितना टैक्सेबल होगा। तो देखिएगा, फॉर कंप्यूटिंग HRA, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज नॉट रिलेवेंट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज नॉट रिलेवेंट, बट वेयर हाउस इज गिवन, जहां मकान दिया जाता है वो रिलेवेंट। अगर हम बात करें MKDC, मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई की, तो यहाँ पर जो हम 40% करेंगे वो 50% हो जाएगा, आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि एग्जाम रेट कितना होगा, ठीक है। तो जैसे हमने ग्रेचुटी, पेंशन, लिविंग कैश में हमने कंप्यूटेशन करा था, उसी तरह का यहाँ पर भी कंप्यूटेशन करना है। लीस्ट इन तीनों में से सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लीस्ट इज एग्जम्प्टेड, कैसे निकालेंगे लिस्ट, सबसे छोटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप चेक करिए कि आप कहाँ पर है, आपका MKDC में है, मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई है, या आपका अदर सिटीज़ में, ठीक है। अदर सिटीज़ में है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड इज 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, जो भी सबसे लीस्ट आएगा, जो सबसे छोटा होगा वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। सेम आपको ट्रीटमेंट करना है किसके अंदर, MKDC के अंदर, मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई के अंदर। यहाँ क्या देखना है, पहला एक्चुअल, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। इन सब में से जो सबसे लीस्ट होगा, इन सब में से जो सबसे छोटा होगा, वो पोर्शन आपका एग्जम्प्टेड हो जाएगा और रिमेनिंग आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको हमेशा एक पॉइंट ये प्रॉब्लम आती है कि सर सैलरी का मतलब क्या है। पूरे सैलरी चैप्टर में हर बार सैलरी का मीनिंग क्या होता है बदलता जाता है। तो यहाँ समझिएगा, सैलरी में क्या जुड़ेगा, सैलरी में जुड़ेगा आपका बेसिक, CDA, commission on sales are determined on due basis in respect of relevant period in which rental accommodation is occupied by the employee in the previous year and where the employee gives his own house, no exemption is permissible। जब वो, ठीक है, खुद का मकान देगा तो किसी भी तरह का एग्जाम्पशन परमिसेबल नहीं है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन करना है, बेसिक प्लस CDA प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, सैलरी फॉर ऑक्यूपाइड पीरियड शेल ओनली बी कंसिडर्ड। किस तरह की एडवांस सैलरी या एरियर्स है तो वो कंसिडर्ड नहीं किए जाएंगे। एंड नो एग्जाम्पशन इज एम्प्लॉय गिव्स हिज ओन हाउस, ठीक है, एंड डज नॉट पे रेंट, ठीक है। अगर खुद का मकान है तो आपका एग्जाम्पशन अलाउड नहीं होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, मतलब एचआरएम में आपको कंप्यूटेशन करना है भैया, है ना। अगला देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन लॉस, यहाँ कोई कंप्यूटेशन नहीं करना है, यहाँ डायरेक्टली अमाउंट गिवन है। चिल्ड्रन एजुकेशन फटाफट रिवाइज करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन कितना एग्जाम, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू 2, बच्चे कितने अच्छे, 2। अगला हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस कितना, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, बच्चे कितने अच्छे, 2। अगला ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 3200 पर मंथ ओनली फॉर हैंडीकेप्ड और डिसेबल्ड। पहले नॉर्मल एम्प्लॉइज भी आते थे, 2 साल पहले अमेंडमेंट कर दिया गया, अब सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 3200 पर मंथ। अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में लगे हुए हैं उनके लिए लिखा हुआ है कितना, 10,000 और 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगला ट्राइबल स्केड्यूल्ड एरिया अलाउंसेस कितना एग्जम्प्ट होगा, 200 पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंसेस कितना, 800 पर मंथ, ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं बोला, एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस है, लेकिन मैंने वही यहाँ पर कब किए हैं वही रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिलेवेंट है। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ट्राइबल मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी अलाउंसेस, बॉर्डर फोर्स अलाउंसेस, आर्म फोर्सेस अलाउंसेस, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो बच गए, इसके अलावा जो सारे अलाउंसेस बच गए वो सारे अलाउंसेस क्या हो जाएंगे आपके, टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल डीएनएस अलाउंस लिखा जाए, प्रोजेक्ट अलाउंसेस लिखा जाए, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस लिखा जाए, वार्डन अलाउंसेस लिखा जाए, मेडिकल अलाउंसेस, टिफिन, सर्वेंट, ओवर टाइम, डेपुटेशन, मैरिज, किसी भी नाम का कोई भी अलाउंसेस दे दिया, ओवर टाइम का पैसा दिया, मैरिज का पैसा दिया, किसी भी चीज़ का पैसा दिया, वो सारे अलाउंसेस आपके लिए क्या हो जाएंगे, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। आई रिपीटेडली सेइंग इज फुल्ली टैक्सेबल, मैं एग्जम्प्टेड नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको टैक्सेबल कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट डिस्कस कर लिए, 5 बेनिफिट डिस्कस किए, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इंकैशमेंट, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन एंड वीआरएस। उसके बाद अलाउंसेस डिस्कस कर लिए, 3 पार्ट में डिवाइड किया, फुल्ली एग्जम्प्टेड, पार्टली एग्जम्प्टेड एंड फुल्ली टैक्सेबल। अगला पॉइंट आता है वो है रिगार्डिंग डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी। 3 मेजर टॉपिक कवर करने होते हैं इसमें हमको, अलाउंसेस, डिडक्शंस एंड पर्क्स। तो हम बात कर रहे हैं कभी किसकी, डिडक्शंस। सबसे पहला डिडक्शंस है, ठीक है। अब समझिए कि प्रैक्टिकली हो भी ऐसा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स दे रहा है और सबसे ज़्यादा जो 1 नंबर की इनकम जा रही है वो सैलरीड एम्प्लॉयड की जा रही है। बिजनेसमैन अपनी इनकम को कहीं कम कर देता है, प्रोफेशनल्स कम कर देते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ है क्योंकि उनका सारा पैसा सीधा बैंक में जा रहा है, तो वो अपनी पूरी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कई सालों तक सरकार ने किसी भी तरह का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया था एम्प्लॉयज़ को, अब उनको भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो दिस पॉइंट इज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) है। क्या लिखा, फ्लैट 50,000, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है फ्लैट 50,000 डिडक्शन। कोई सा भी एम्प्लॉय हो, कोई कंडीशन, कोई रेस्ट्रिक्शन, कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, एवरी एम्प्लॉय, एवरी सिचुएशन। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। अच्छा देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अगर आपको मिला है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप कौन से एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। पहला, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको एंटरटेनमेंट का टाइम मिला कैसे। हाँ जी, तो ये जो एग्जाम्पशन है इट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। किसके लिए एग्जाम्पशन है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्पशन है, नॉन गवर्नमेंट के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, पहला, जितना आपका एक्चुअल अलाउंसेस है वो, पहला पॉइंट क्या है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जितना मिला वो। दूसरा, 20% ऑफ इज सैलरी एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस, बेनिफिट और एनी अदर पर्क्स। ठीक है, सीधा कह रहा हूँ, 20% ऑफ बेसिक। अब ये मत पूछना कि सर सैलरी का मतलब क्या है, बोल रहा हूँ ना भैया 20% ऑफ बेसिक, बेसिक सैलरी लेना है, और थर्ड लेना है 5,000। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। 5,000 पर एनम है, पर मंथ नहीं है, पूरे साल का 5,000 रुपये। तो जितना मिला 5,000 पर एनम और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर विल बी एग्जम्प्टेड, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, किसी भी तरह का प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इफ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर
देन फर्स्ट इट विल बी एडेड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सैलरी में, ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे। देन डिडक्शन विल बी अलाउड। सिंपल मीनिंग है कि जो खर्चा आपने किया, ठीक है ना, सबसे पहले आप उसको क्या कर दीजिए, सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स मानते हुए उसको पहले आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू कंपनी। तो सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट को ऐड कर दीजिए, फिर वापस से उसको माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल टैक्सेस का हमको यहाँ पर आपको रिडक्शन दे रहे हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग पीएफ। नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसके रिगार्डिंग? पीएफ, प्रोविडेंट फंड। ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास चार तरह के फंड होते हैं। पहला होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। दूसरा होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये ध्यान रखिएगा कि पीपीएफ, पीपीएफ को हम सैलरी के अंदर बात नहीं करते। पीपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन किया है कोई भी पर्सन कर सकता है। जैसे मान लो आप भी चाहते हो तो आप भी सीधा यहाँ से कहाँ जाइए, बैंक में जाइए, वहाँ जाकर के अपना पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर लीजिए। ठीक है। सीधा जो है आपको डिडक्शन वहाँ से मिल जाएगा, एटीसी में जाकर के आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब हमारे पास बचे 3 पॉइंट, एसपीएफ, आरपीएफ एंड यूआरपीएफ। एसपीएफ फंड कौन सा है? दिस फंड इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है। आरपीएफ एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, यूआरपीएफ भी एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। ठीक है। अब समझिए याद कैसे रखना है। पहला पॉइंट, अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर सकता है? दो लोग कर सकते हैं, एक तो एम्प्लॉयर करेगा, एक एम्प्लॉय खुद करेगा। आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा परेशान किसको होना चाहिए? आपको होना चाहिए ना। ठीक है। तो दो लोग कर सकते हैं इसके अंदर कंट्रीब्यूशन, एक करेगा एम्प्लॉय और दूसरा कौन करेगा? एम्प्लॉय। ठीक है। अब समझिएगा, अगर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों कर रहे हैं। अब पहला पॉइंट, क्या यहाँ पर एसएससी का कंट्रीब्यूशन आएगा या नहीं आएगा? सर आप सोचिए, आपने खुद ने अपने लिए, खुद के लिए कंट्रीब्यूशन किया। पहले आपने जो कमाया वो किसका पार्ट बन रहा है? पहले आपने जो कमाया वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन रहा है, वो वैसे ही जुड़ चुका है। अब वही पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये 100 का नोट है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये है। ठीक है। अब 100 रुपये मैंने क्या किया, मैंने इस पॉकेट से निकाल करके, इस पॉकेट से निकाल करके इस पॉकेट में डाल दिया। बोलो कितना कमाया? अच्छा मैंने बोलो इस पॉकेट से निकाल करके इस पॉकेट में डाल दिया, कितना कमाया? आप बोलेंगे सर कहाँ कमाया? कमाया किधर? सर नहीं कमाया। 100% मैंने अमाउंट, मैंने कुछ भी अर्निंग नहीं किया सर, मैंने कुछ भी पैसा नहीं कमाया सर। क्यों नहीं कमाया सर? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने खाली फंड ट्रांसफर किया इधर से उधर। और खाली फंड ट्रांसफर करना, खाली अमाउंट ट्रांसफर करना कभी भी इनकम नहीं कहलाता है। तो अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या वो इनकम है? आंसर इज नो सर, वो आपके लिए इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एसपीएफ है, सरकारी फंड है, टैक्सेबल होगा नहीं। आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो 12% से ज़्यादा पैसा मिला तो टैक्सेबल होगा, बाकी टैक्सेबल नहीं होगा। यूआरपीएफ है तो ये भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ जी। तो पहला पॉइंट हुआ कि अगर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर एसपीएफ में है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड फंड में है, ठीक है ना, तो एग्जम्प्टेड होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर आप करते हो तो 12% तक का अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है। और
अगर यूआरपीएफ में करते हो तो एग्जम्प्टेड रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए सर, यूआरपीएफ जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है उसमें एग्जम्प्टेड हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यूआरपीएफ में जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, लेकिन जब आप पैसा विड्रॉल करोगे, विड्रॉ भी तो करोगे कभी ना कभी, तो वो पैसा सारा क्या हो जाएगा, एक साथ टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जो एम्प्लॉई मतलब कि जो असेसी ने खुद ने कंट्रीब्यूशन किया है वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब आप फंड में पैसा जमा करा रहे हो, जब आप फंड में पैसा जमा करा रहे हो तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो एसपीएफ एग्जम्प्ट रहेगा, यूआरपीएफ एग्जम्प्ट रहेगा, एसपीएफ आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% तक का अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा, 9.5% से ज्यादा का अमाउंट मिलता है तो वो टैक्सेबल रहेगा। अगला पॉइंट, क्या हम उसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर फंड हमारा एसपीएफ है, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, तो एग्जम्प्ट है। आरपीएफ से, अच्छा यूआरपीएफ पूरा टैक्सेबल है, आरपीएफ में कब एग्जम्प्ट है, कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ accumulated balance due and payable to an employee from a recognized provident fund is exempt in the following situation। कुछ सिचुएशन दे रखी है तब आपका एग्जम्प्ट होगा। पहला, इफ द एम्प्लॉई हैज रेंडर्ड अ कंटिन्यूअस सर्विस फॉर मोर देन 5 years, अगर आपने 5 साल से ज्यादा सर्विसेज अगर कंटिन्यूस प्रोवाइड कर दी है तो फिर आप पैसा निकाल लीजिए आरपीएफ से, कोई दिक्कत नहीं भैया, पूरी तरह से एग्जम्प्टेड कर देंगे। अगर आपने 5 साल तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, इफ ही हैज नॉट रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 5 years, देन द सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड बाय इल हेल्थ। बेचारा हमारा जो एम्प्लॉय है वो बीमार है, या ऐसा कोई रीजन है जो बियॉन्ड इस कंट्रोल है, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी जिसकी इसका कंट्रोल, ठीक है, वो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है, तो भी हम उस अमाउंट को एग्जाम कर देंगे। बाकी ऐसा मान लो आप 2 साल में ही पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो हम उसको अमाउंट को भी क्या कर देंगे, टैक्स पर। क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा हम इसलिए जमा करते हैं क्योंकि आप पैसा वो कब विड्रॉ कीजिएगा बेटा, वो विड्रॉ आप कीजिएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अभी आप विड्रॉ करोगे तो हम उसको आपको एग्जाम्प्टेड नहीं करने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, the next point is regarding tax treatment relating to approved superannuation fund। अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है? the next point is approved superannuation fund। superannuation fund का मतलब क्या है? a superannuation fund which has been and continues to be approved by, ठीक है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा मैं खुद कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, कभी भी टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। उस पर ब्याज आएगा, एग्जाम टैक्सेबल होगा क्या? नहीं। अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है तो 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। एसपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, उसमें क्या पॉइंट हो जाएगा, उसमें आपका सॉरी एसपीएफ नहीं, सुपर एन्युएशन फंड है, सुपर एन्युएशन फंड में 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और उससे ऊपर ज्यादा पैसा मिला है तो वो आपके लिए टैक्स हो जाएगा। तो कितने पॉइंट पढ़ लिए? फर्स्ट मैंने सारे आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ लिया। सेकंड, रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद में हमने बहुत डिटेल में बात करी, रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद में हमने बहुत डिटेल में बात करी किसके रिगार्डिंग? अलाउंसेस के बारे में। उसके बाद मैंने बात करी डिडक्शंस के बारे में, और एक छोटा सा पॉइंट जो प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो हमारा अगला पॉइंट बचता है दैट इज परक्यूजिट्स। अगला जो पॉइंट कौन सा है वो है हमारा परक्यूजिट्स। हाय फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम परक्यूजिट्स। ठीक है, अभी तक हम किसके बारे में बात कर चुके हैं? अभी तक हम डिटेल्ड बात कर चुके हैं अलाउंसेस के बारे में। उसके बाद हम बात कर चुके हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इंकेजमेंट वगैरह हो गया। फिर हमने बात कर ली डिडक्शंस के बारे में, और डिडक्शंस के बाद में हमने एक पॉइंट और उठा लिया, एक पॉइंट को और रिवीजन कर लिया। वो था हमारा आरपीएफ या कह लो प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज परक्यूजिट्स। ठीक है, अब परक्यूजिट्स समझना, परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है सर? परक्यूजिट्स को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हम इसको बोलते हैं एनी बेनिफिट, एनी एमिनिटीज, एनी फैसिलिटीज गिवन टू द असेसी। ठीक है, जैसे कि आपको 5,000 रुपए दे दिए कि आप एक काम करो, अपने लिए घर ढूंढ लो रेंट पर, उसको हम बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। इसकी जगह पर आपका एम्प्लॉयर बोलता है काम, आपका एम्प्लॉयर बोलता है काम करो, ये मकान है, इस मकान में रह लो,
ये कहलाता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, और ये हमारी है परक्विजिट्स, ये है हमारी फैसिलिटी, ये है हमारा एमिनिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अलाउंसेस में और ये डिफरेंस होता है किसमें, परक्विजिट्स में। ठीक है, चलिए समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। पहला पॉइंट समझ रहे हैं कि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्यों होंगे, क्योंकि सर हमें कुछ जगह समझना होगा, कुछ बातों को समझना होगा कि कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगी और बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो देखिएगा, इफ एनी इंडिविजुअल फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल इसमें से किसी भी तरह की कंडीशन को फुलफिल करता है, देन ही इज रिगार्डेड एज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कुछ ही कंडीशंस होगी, बाकी सबके लिए सारी फैसिलिटीज टैक्सेबल होगी। ठीक है, पहला डायरेक्टर एम्प्लॉय, ही हैपन्स टू बी ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन द एम्प्लॉयर्स कंपनी, मे बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। अगर वो पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है, किसी भी तरह की डायरेक्टरशिप में आता है, तो वो हमारे यहाँ पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। पहला पॉइंट, he will be treated as specified employee। आगे देखिएगा, an employee who has substantial interest in the company, कोई सा भी ऐसा एम्प्लॉय जिसका कंपनी में substantial interest होता है, वो he holds 20% voting right in the employer's company, जिसका 20% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है हमारी कंपनी के अंदर। ठीक है, एंड his or his monetary income after deduction of 16 to 63 is more than 50,000। अब समझिए, ये पर एनम है, 50,000 पर एनम। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, देखिए तो सर सारे ही एम्प्लॉयज़ नॉर्मल जब कैटेगरी की बात करेंगे तो 50,000 पर एनम, ठीक है ना, वो करीबन 4-5 हज़ार रुपये से भी कम हो गया महीना। तो लगभग सारे एम्प्लॉयज़ कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में ही जा रहे हैं, प्रैक्टिकल सेंस की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सारे एम्प्लॉयज़ इसी कैटेगरी में जा रहे हैं, एंड जो भी वो इनकम अर्न करेंगे वो सारी इनकम आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। ये वाली बात यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो मोर एंड लेस ये जो प्रोविज़न है ये ज़्यादा थ्योरेटिकल रहेगा, प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है वो कम रह गया है। ठीक है, चलिए हमारे एमसीक्यू वगैरह के अंदर आ सकता है, उससे अलावा इसके आगे आने के चांसेस नहीं है। ठीक है ना, अभी इसका मॉनेटरी रिसिट कैसे कैलकुलेट करना है तो कुछ बातें वो लिखी हुई है। इन कैलकुलेशन ऑफ मॉनेटरी रिसिट्स ऑल कैश रिसिट्स एक्सेप्ट पर्क्स आर इंक्लूडेड, सारी मनी रिसिट्स इंक्लूड होगी। इफ देयर इज एन एम्प्लॉई लाइबिलिटी पेड बाय द एम्प्लॉयर देन सच अमाउंट इज इंक्लूडेड, अगर किसी एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है तो वो इंक्लूड होगी। इफ द एम्प्लॉई हैड सर्व्ड मोर देन वन प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन ऑल मॉनेटरी रिसिट्स आर एडेड, सारी मॉनेटरी रिसिट्स भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। ठीक है, तो सारी कैश रिसिट्स को इंक्लूड करना है, जो भी आपकी लाइबिलिटी पे करी है वो इंक्लूड करना है, और पूरे साल में और कहीं पर भी काम किया है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा जगह पर आपने काम किया है, मोर देन वन प्लेस पर आपने काम किया है, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इससे ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बाकी हम डिटेल वीडियो के अंदर उसको बहुत लंबा ले जाते हैं। चलिए अब समझिएगा, हम पहली परक्विजिट्स, पहली फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं, एंड द फर्स्ट फैसिलिटी इज RFA। RFA stands for rent free accommodation, और वी कैन से कंसेशनल रेट अकोमोडेशन। क्या है ये रेंट फ्री। ठीक है, आपको मकान मिला है लेकिन उस मकान का हम आपसे कोई किराया नहीं ले रहे या बहुत कम किराया ले रहे हैं। पहला पॉइंट, क्या ये जो मकान दिया है ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दिया है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बोलो उसमें क्या होगा, ग्रेच्युटी, पेंशन, लिविंग कैशमेंट में बोलता था, क्या बोलता था मैं कि गवर्नमेंट है, सरकारी एग्जाम कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एग्जाम नहीं होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जो भी उसकी लाइसेंस फी है वो आपके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। द लाइसेंस फी विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अब अगला पॉइंट, अच्छा लाइसेंस फी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे सर, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपसे उस लाइसेंस फी को टैक्सेबल कर देना, कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ये सिर्फ हम हाउस की बात कर रहे हैं, हाउस के साथ फर्नीचर और आएगा तो उसकी बात हम आगे करेंगे। अगला पॉइंट, क्या अदर देन गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट है, सारी माथा पड़ी, सारी टेंशन बेचारे इनके ऊपर ही है। तो उसमें पहला पॉइंट, क्या मकान एम्प्लॉयर का है, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। तो अब देखनी होगी आपको क्या, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो कितना हो जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी।
सैलरी का मीनिंग क्या होगा अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये अमाउंट सीधा ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जम्प्टेड होगा, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा, नॉट एग्जम्प्टेड। अगला, अगर मकान लीज या रेंट पर दे रखा है, अगर मकान लीज पर रेंट पर लिया है एम्प्लॉयर ने, ठीक है, पहले एम्प्लॉयर ने लीज या रेंट पर लिया और फिर आपको दिया, तो क्या होगा, तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। बाकी हर बार क्या करती है सरकार, हायर को टैक्सेबल करती है, यहाँ पर लोअर को टैक्सेबल किया है। 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल, नॉट बोल रहा हूँ एग्जम्प्टेड, विल बी टैक्सेबल। अगला, अगर आपको अकोमोडेशन मिलता है होटल के अंदर, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल जो होटल चार्जेस है वो दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको होटल 15 दिन से ज़्यादा के लिए दी जाती है तो ही वो टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको 24 या 26 डेज के लिए दी गई, तो 15 दिन तो हटा दीजिए, 15 दिन का अमाउंट टैक्सेबल होगा नहीं, और रिमेनिंग जो 11 दिन है वही आपके लिए टैक्सेबल होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, क्या ऐसा हो सकता है कि मकान एक से ज्यादा जगह पर दे दिया जाए? हाँ जी, तो अगर आपको जो मकान है वो 2 प्लेसेस पर दिया जाता है, ठीक है, होता क्या है कि कई बार किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, फॉर एग्जांपल आप पहले कहाँ थे, आप पहले जयपुर में थे और जयपुर से आपको ट्रांसफर कर दिया गया मान लो चेन्नई। अब आपको जयपुर से ट्रांसफर कर दिया कहाँ, चेन्नई, पहले आप पहुंच जाएंगे फिर अपनी फैमिली को ले जाएंगे, उसमें थोड़ा सा क्या लगता है, समय लगता है। तो ऐसी सिचुएशन नॉर्मल केस में हो सकती है, कभी कभी हो सकता है कि किसी एम्प्लॉयज़ को 2 जगह साथ में मकान दिया जाए, कि एक जगह आपकी फैमिली भी है, एक जगह आपको जो जॉब में दिया हुआ है वहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हमको दोनों को टैक्सेबल करना है या नहीं करना, ठीक है। तो सरकार क्या बोलती है, अप टू 90 डेज, मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो 3 महीने, तो अप टू 90 डेज ओनली वन हाउस हैविंग लोअर पर्क्स विल बी टैक्सेबल। सरकार आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड देती है, कितने का, 3 महीने का टाइम दे रही है, तो 3 महीने के टाइम पीरियड के लिए एक ही मकान आपके लिए टैक्सेबल होगा। एंड आफ्टर द 90 डेज, जैसे 90 डेज हो जाते हैं, वैल्यू ऑफ बोथ द हाउसेज शेल बी टैक्सेबल, दोनों ही मकान आपके लिए क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ जो हमें मतलब समझना था वो समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सैलरी का मतलब है A+B+C+D, मतलब एनीबडी कैन डांस, नहीं, ठीक है। ए का मतलब है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, किसी भी तरह का जो टैक्सेबल अलाउंस वाला पोर्शन है वो सब इसमें जुड़ेगा। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बेसिक, सी का मतलब है कमीशन, ठीक है, कमीशन हो गया, सीडी हो गया, ये सब आ जाएगा। डी मतलब डीएनएस अलाउंस को छोड़ कर, ठीक है, सीडी आएगा। एक्सेप्ट क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा आपका डी, डीएनएस अलाउंसेस नहीं आएगा, सीडी होगा तो आ जाएगा। बाकी सब कुछ जो भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पर्क्स है, मॉनेटरी वैल्यू अमाउंट है, वो सब आपके इसके सैलरी के अंदर जुड़ जाता है, जो आपको कहाँ यूज़ करना है, 7.5%, 10%, 15%, या ये कुछ भी करते हुए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहली जो हमारी पर्क्स है वो होगी, कौन सी होगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन। सेकंड कौन सी है, सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस, या इसे हम कह लें एन्युटी। अगर आपके बिहाफ पर, आपके बिहाफ पर लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट आपका एम्प्लॉयर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो परक्यूजिट्स। देखिएगा, any sum payable by an employer to affect an assurance on the life of employee or to affect a contract of annuity is fully taxable. If any amount is recovered from employee, it shall be deducted. ठीक है, तो आपके बेनिफिट के लिए कोई सा भी एलआईसी का पेमेंट किया वो सब टैक्सेबल होगा, कुछ अमाउंट रिकवर किया तो उसको माइनस कर देंगे। थर्ड थर्ड है, अगर आपने कभी लोन लिया, अगर आपने कभी लोन लिया है और लोन मान लो आपने कंसेशनल रेट पर लिया है, लो रेट पर लिया है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, समझना कैसे टैक्सेबल करेंगे, इसका क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम करेंगे इसको। फर्स्ट देखिए, मान लो आपको एक मोबाइल खरीदना था, और मोबाइल खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए। आप पहुंचे अपने एम्प्लॉयर के पास कि सर आप ही लोन दे दो, एम्प्लॉयर बोला ठीक है, 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना है, हमसे लोन ले लो, ठीक है। अब अगर आप एम्प्लॉयर से नहीं लेते, अगर आप लोन एम्प्लॉयर से नहीं लेते तो आप लोन लेने के लिए किसी और के पास में जाते। तो हम यहाँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम बोलते हैं मार्केट
इंटरेस्ट रेट, क्या बोलते हैं हम इसको, मार्केट इंटरेस्ट रेट। कैसे निकालेंगे सर मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो हमको पता नहीं है। तो आपको जो इंटरेस्ट लेनी है वो लेनी है ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल। कहाँ की लेनी है, एसबीआई लीडिंग रेट, जो भी एसबीआई की रेट चल रही है और कब की चल रही है, 1 अप्रैल की चल रही है, वो लेनी है, वो कंसिडर करनी है। माइनस, माइनस क्या करना है, माइनस करना है इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर कोई इंटरेस्ट रिकवर किया है तो वो यहाँ पर आप माइनस कर देना, ठीक है। सो फर्स्ट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी 1 अप्रैल को चल रही है वो, माइनस जो भी इंटरेस्ट आपका रिकवर किया वो माइनस कर देना। और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कहलाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क्स। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क्स, ठीक है। चलिए, लोन्स इन एग्रीगेट डू नॉट एक्सीड 20,000, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। हाँ जी, ये है सर एग्जम्प्ट। ये किस बारे में है सर, ये है एग्जम्प्ट के बारे में, ये है एग्जम्पशन के बारे में, कि अगर आपका, वो ध्यान सुनना, अगर आपका लोन का अमाउंट 20,000 रुपये से कम है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। और सेकंड, अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिया, मतलब कि स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए लिया है, बीमारी है, ठीक है ना, तो सरकार होती है नहीं नहीं नहीं, इसमें भी हम आपके लिए कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं करेंगे। क्यों भैया, क्योंकि ये तो लिया है स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए, कोई बेचारा परेशान है, कोई बेचारा दुखी है, हम उससे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपये से कम है, और सेकेंडली अगर आपने लोन स्पेसिफाइड डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए लिया है, तो दोनों ही केस में टैक्सेबल नहीं होगा, ये अमाउंट आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वैल्यूएशन, ठीक है ना, तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ और यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको एक मूवेबल प्रॉपर्टी आपके एम्प्लॉयर ने दे दी यूज करने के लिए, कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये ठीक है आप यूज करना, ठीक है। वो हो सकता है आपको कोई रेफ्रिजरेटर दे दिया, कोई टीवी दे दी, ठीक है, या और कोई एसेट फर्नीचर वगैरह अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक ध्यान से बात समझिएगा कि जब भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हमेशा कितना टैक्सेबल होता है, ध्यान रखिएगा 10% ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट, उस एसेट की जितनी भी कॉस्ट है उसका 10% आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है सर, सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी कॉस्ट कितनी, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। सपोज आपको 2 लाख रुपए की एक अलमीरा ही थी यूज़ करने के लिए, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी, 2 लाख। 2 लाख का आप कीजिए 10%, 2 लाख का कितना कीजिए 10%, कितना हो गया 20,000, 20,000 विल बी टैक्सेबल फॉर यू। खत्म सर, और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है कि सर अगर अब कुछ अमाउंट रिकवर कर दिया तो, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान समझिएगा, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो एनी अमाउंट रिकवर्ड विल बी रिड्यूस्ड। जैसे मान लो 2 लाख की अलमीरा थी, 10% कितना हो गया 20,000, उससे 5,000 आपसे रिकवर कर लिया, तो 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग 15,000 विल बी टैक्सेबल। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट हमारे लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नोट है कि कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप विल नॉट बी टैक्सेबल। कंप्यूटर और लैपटॉप टैक्सेबल नहीं होते, ये क्या कहलाती है, ये एग्जम्प्टेड एसेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, इट इज नोन एज एग्जम्प्टेड। ये आपके लिए एग्जम्प्टेड एसेट्स होती है, ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने कहा था कि यार सर ये जो हम कर रहे हैं खाली मकान का ही वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट जानबूझ के छुड़वा दिया, कौन सा, फर्नीचर का, कि मकान के साथ में फर्नीचर भी आए तो उसको वैसे भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। इधर देखो ना, मैंने क्या बोला, कोई सा भी मूवेबल प्रॉपर्टी दे, तो मकान के साथ में फर्नीचर भी दे दिया, या फर्नीचर लगा हुआ था या फिक्सचर था, कैसा भी था, तो वहां पर भी सिंपल कितना टैक्सेबल होगा, वहां पे सिंपल 10%। तो मकान का वैल्यूएशन कर दीजिएगा, उसमें 10% फर्नीचर का आप और ऐड कर दीजिएगा, सिंपल बात से, ठीक है ना। आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला,
आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि एक काम करो, ये एसेट हमारी तरफ से ले लो, आपने बोला नहीं नहीं मैं एसेट नहीं लूँगा। आपने उसको बोला कि ये तो एसेट, आप मुझे खुद को मुझको ट्रांसफ़र कर दो, मुझे सेल कर दो, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, बाकी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। क्या कहलाता है ये कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। ठीक है, आपने तो भैया मना कर दिया कि भैया ऐसे किसी की चीज़ को यूज़ नहीं करता, मेरे को तो मेरी चीज़ हो तो मैं यूज़ करूँगा, बाकी मैं यूज़ नहीं करूँगा, आपने तो मना कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। जैसे एक एम्प्लॉयर की कार थी, वो कार ही आपको दे दी, बोले ठीक है अब ये कार आप ही ले लो। पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। एम्प्लॉयर ने उसकी जो कार है वो आपको दे दी। एम्प्लॉयर ने घर में एक अलमीरा पड़ा हुआ था वो आपको दे दिया, फ्रिज पड़ा हुआ था वो आपको दे दिया, कंप्यूटर था वो आपको दे दिया। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ क्या बोला कि सर अगर कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने के लिए दे तो टैक्सेबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ तो आप उस एसेट के मालिक बन रहे हैं। जब आप उस एसेट के मालिक बन रहे हैं तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, वो चीज़ आपके लिए टैक्सेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो समझिएगा इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अब आप सोच के बताइए, आपका एम्प्लॉयर कोई ठीक है, अब सोच के बताइए आपका एम्प्लॉयर कोई सचिन तेंदुलकर तो है नहीं कि जो वो एसेट यूज़ कर लेगा तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो अगर उसने क्या कर रहा है, अगर उसने आपकी एसेट को क्या कर लिया है, मूव, ठीक है, ठीक है, आप उसने एसेट को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगी वो माइनस हम क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे डेप्रिसिएशन। जो भी उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है वो माइनस कर देंगे, और हम एक चीज और माइनस कर देंगे, माइनस हम कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, जो भी अमाउंट रिकवर्ड हुआ है वो माइनस जाएगा। ये आपके लिए क्या बन जाएगी, इट विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या देखनी है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस अमाउंट रिकवर्ड, रिमेनिंग आपकी क्या बन जाएगी, रिमेनिंग बन जाएगी टैक्सेबल वैल्यू, और ये आपके लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर की वैल्यू के अंदर मतलब एम्प्लॉई की इनकम फ्रॉम सैलरी में जुड़ जाएगी। क्या बोलेंगे सर, डेप्रिसिएशन कौन सी रेट से, तो डेप्रिसिएशन की रेट यहाँ पर गिवन है। डेप्रिसिएशन की रेट अगर वो आपके लिए कार होती है तो यहाँ पर जो रेट लगेगी वो लगेगी 20% WDV। ठीक है, तो मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कौन कौन से WDV और SLM आप सब लोग जानते हैं। तो कार है तो क्या लगेगा 20% WDV। कार के अलावा अगर आपकी दूसरी एसेट है, दूसरी एसेट सर कौन सी, फॉर एग्जाम्पल कार नहीं है, वो आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप है, तो ये हो जाएगा आपका 50% WDV। ठीक है, और अदर एसेट है, इसके अलावा कोई एसेट है तो ये हो जाएगा आपका 10% SLM। ठीक है, इस रेट से आपको क्या लगाना है, डेप्रेशन। और सिर्फ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ओनली ओनली कंप्लीटेड ईयर विल बी कंसिडर्ड। क्या कंसिडर करना है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ईयर कंसिडर करना है। पार्टली कुछ पार्ट में हो, डिवाइडेड हो तो वो आपको कंसिडर नहीं करना है। ओनली कंप्लीटेड ईयर विल बी कंसिडर, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ईयर कंसिडर करने हैं, बाकी कुछ भी कंसिडर आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इफ द एम्प्लॉयर ट्रांसफर एनी मूवेबल एसेट्स टू द एम्प्लॉई देन वैल्यू ऑफ फर्नीचर्स, हमने पढ़ लिया। डेप्रिसिएशन फॉर द पार्ट ऑफ ईयर विल नॉट बी टेकन एंड डेट टू डेट। ठीक है ना, एक मई इसको खरीदा है तो एक मई से एक मई गिनना पड़ेगा, 1 जुलाई से 1 जुलाई, 15 जुलाई से 15 जुलाई, यहाँ से आपको एक साल कंसिडर करना है। चलिए, तो 5 हमारी फैसिलिटीज हो चुकी है, बढ़ते हैं छठी फैसिलिटी, वो है एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी देखिए, इस पॉइंट को समझिएगा पूरा, ठीक है ना, एजुकेशन को समझिएगा। देखिए पहला पॉइंट, एजुकेशन फैसिलिटी किसको मिल सकती है, एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उसी को अगर एजुकेशन फैसिलिटी मिली, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो एम्प्लॉयर है उसी को एजुकेशन फैसिलिटी मिली। ठीक है,
एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को ही दी, तो वो तो किस में काम आएगी, वो तो सब बिजनेस में ही काम आएगी, बिजनेस का डेवलपमेंट करेगी, तो वो टैक्सेबल होनी चाहिए क्या? नहीं। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रिसर्च अलाउंसेस के अंदर भी, वहाँ भी अलाउंसेस भी टैक्सेबल नहीं होगा। और एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी अभी इंटर पास कर लेते हैं, आप फाइनल पहुंच जाते हो, आपकी फाइनल की ट्यूशन फीस है, आपका एम्प्लॉयर पता चल मैं भरता हूँ, अब बोलिए फैसिलिटी मिली नहीं मिली? बिल्कुल मिली सर। क्या टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा किसी और को मिली, जैसे आपके सिबलिंग को मिल गई, या कोई एम्प्लॉई है उसके बच्चे उसके छोटा भाई बहन है या वाइफ है उसको मिल जाए, तो सर इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लॉयर का, तो वो क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल होगी। ठीक है, बची कौन सी? देखो तीन हो गई, पहली हो गई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ही दी। दूसरा दूसरा किसको दी? उसके सिबलिंग्स या रिलेटिव वगैरह को दी, फुल्ली टैक्सेबल। तीसरा बच्चों को मिलती है, वेयर एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है ना, इज गिवन टू द चिल्ड्रन, अगर वो किसको मिलती है? बच्चों को मिलती है, चाइल्ड या चिल्ड्रन जो भी हो, ठीक है, जो भी हो आपके। अब देखिएगा, वेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो कितना होगा? तो ध्यान समझिएगा, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जम्प्टेड। आप सुनिए, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जम्प्टेड एंड नो लिमिट फॉर चिल्ड्रन। वहां कितना पड़ा था? अलाउंसेस में याद कीजिएगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू 2 चाइल्ड। यहाँ कितना लिखा है? 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी अच्छी लिमिट है, ये हमको समझ में आता है। अगर अगर कब हो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही एम्प्लॉयर का ही स्कूल है और उसी में आपने अपने बच्चों को डाल रखा है। अगला, वेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट ओन्ड एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, उसने नहीं ले रखा है बट, तो क्या होगा? तो एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड किया है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप मिली, फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, आपसे जो भी अमाउंट रिकवर किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमेशा आपको डक्कन में। तो 6 फैसिलिटीज होगी, बढ़ती हैं 7वीं फैसिलिटीज, वो है मेडिकल फैसिलिटी। देखिए मैं आपको साथ में ना क्लैरिफिकेशन भी करता जा रहा हूँ, देखिए समझिएगा। यहाँ लिखा है फैसिलिटी, मतलब कि मेडिकल अलाउंस मिलता। अगर आपको यहाँ पर मेडिकल अलाउंस मिलता तो वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होता। अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिलता तो क्या होता? फुल्ली टैक्सेबल होता, एग्जम्प्टेड नहीं होता। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है एम्प्लॉयज़ को या एनी मेंबर ऑफ इस फैमिली को मिलती है, समझिएगा, अगर ट्रीटमेंट हो रहा है कहाँ पर? इंडिया में, आप बड़े एम्प्लॉय हो, ट्रीटमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, लेकिन मान लो अभी पहला कोई छोटा एम्प्लॉय है और इंडिया में ही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर की हॉस्पिटल में हो रहा है, या हॉस्पिटल प्रेस्क्राइब बाय इनकम टैक्स कमिश्नर, वहाँ हो रहा है, तो क्या होगा? एग्जम्प्टेड सर, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। अगला, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहे हो तो ये आपके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, 2 साल पहले यहाँ पर कुछ एग्जामेशन मिला करता था 15,000 रुपये का, वो एग्जामेशन अब गवर्नमेंट हटा चुकी है, कोई एग्जामेशन वगैरह नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। और ये सरकारी हो, हॉस्पिटल इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड हो, या एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो, तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अगला, प्रीमियम अगर दिया है reimbursed by employer towards medical policy on the health of employee और his family members, तो वो आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीटमेंट इन इंडिया। अब ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो, मेडिकल एक्सपेंसेस incurred by employer for treatment of employee shall be tax free to the extent permitted by RBI। अब देखना, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आप 3 तरह के एक्सपेंडिचर करते हो। पहला ट्रैवल, दूसरा स्टे, और थर्ड मेडिकल। 3 ही खर्चा होगा, आने जाने का, रहने का और मेडिकल का। अब सरकार ने क्या बोला कि ट्रैवल एग्जम्प्टेड कब एग्जम्प्टेड होंगे? अगर आपकी जीटीआई, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, किससे कम है? 2 लाख रुपए से कम है। अब सोचिए, जिसकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कम है, उसको इंडिया में ही अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर आगे सुनना, इसके साथ में क्या लिखा है?
इसके साथ में लिखा है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय आरबीआई। अगला क्या लिखा है, इसका लिखा है, अगला लिखा है कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय आरबीआई। वो कहाँ से अप्रूव होना चाहिए, वो आरबीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट का भी जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, शेल बी टैक्स फ्री टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द आरबीआई। Expenses of stay abroad of the employee and any member of his family for medical treatment with one attendant who accompanies the patient in connection with such treatment shall be tax free to the extent permitted by the RBI। ठीक है, अगला हो गया कौन सा, ट्रैवल एक्सपेंसेस शैल बी फुल्ली एग्जाम्ड इफ जीटीआई डज नॉट एक्सीड 2 लाख एक्सक्लूडिंग ट्रैवल एक्सपेंसेस। वो तो है ही है, ठीक है। अगर 2 लाख से ऊपर ज़्यादा है तो ट्रैवल का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, टैक्स। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रीटमेंट करवाइए, उसमें कोई मना ही नहीं है, बस इतना हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी अच्छा, हमारे यहाँ पर वर्किंग कैसे होती है कि यार कोई बीमार होता है तो पूरा मोहल्ला उसके साथ में चल देता है ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो 1 पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, एक पेशेंट और एक अटेंडेंट, इतना ही अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अगला फैमिली का मतलब क्या है, तो फैमिली का मतलब है स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय वेदर डिपेंडेंट और नॉट, चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, ब्रदर्स आ रहे हैं, सिस्टर्स आ रहे हैं और एम्प्लॉय हु आर मेनली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। ठीक है, तो स्पाउस है, बच्चे हैं, चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, पेरेंट्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, ये सब आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सब हो गया मीनिंग ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज मोटर कार और अदर व्हीकल। मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको कार की फैसिलिटी दी जा रही है, आपको कार फैसिलिटी प्रोवाइड। हाँ जी, अगर आपको कार मिलती है, पहला पॉइंट है इफ मोटर कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। कार किसने दी है, कार अगर एम्प्लॉयर ने दी है, समझिएगा, वेयर मोटर कार विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर देन द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी विल बी एज फॉलोस। कैसे निकालनी वैल्यू फैसिलिटी, पहला पॉइंट देखिएगा, इफ कार इज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, कार कौन से काम में आ रही है, कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस में काम में आ रही है और किसी पर्पस में काम में नहीं आ रही। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटी ऑफ इंजन इज अप टू 1.6 लीटर, मतलब कार कौन सी है, छोटी कार है, तो कुछ भी टैक्सेबल होगा क्या, आंसर इज नो। अगर कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस में काम आ रही है और कार छोटी कार, आप खुद सोचिए कि कार किस में काम आ रही है, सिर्फ ऑफिस में काम आ रही है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ क्या, नहीं सर। टैक्सेबल होगा क्या, नहीं सर। तो कार छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता। 1.6 लीटर क्या होता है, 1.6 लीटर इज द इंजन कैपेसिटी ऑफ द कार। अगला देखिए, अगर कार पर्सनल यूज में आती है, कार किस में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज में आ रही है, तो द एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार एज डेप्रिसिएशन और अदरवाइज हायर चार्जेस। पर्सनल यूज में आ रही है तो पर्सनल यूज तो आपका पूरा बेनिफिट हो गया, तो जितना भी पर्सनल यूज है वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना एक्सपेंड किया कार के ऊपर, जितना कार का ऊपर खर्चा होगा वो सब ड्राइवर की सैलरी है वो। और ध्यान रखिएगा, मूवेबल एसेट जब भी होती है, फर्नीचर 10%, कार मूवेबल एसेट है ना, तो कार की कॉस्ट का कितना 10% आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, क्या सर कार अगर आपको मिली है तो हम उसका डिवाइडेशन करते हैं क्या, हम उसका थोड़ी डिवाइडेशन करते हैं कि कार इतने ऑफिस पर्पज में काम आई, इतने पर्सनल काम में आई, हम तो ऐसा डिवाइडेशन करते ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि हमने तो ऐसा डिवाइडेशन किया ही नहीं कि कार ऑफिस में काम आ रही है, पर्सनल में काम आ रही है, हमको नहीं पता। तो क्या होगा, देखिएगा, कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज। कार ऑफिस पर्पज में भी काम में आती है और पर्सनल पर्पज में काम में, दोनों काम में आती है। तो क्या होगा, पहला, इफ ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, सारे के सारे खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो कार अगर छोटी कार है तो 1800 रुपये, और कार अगर बड़ी कार है, कार बड़ी का मतलब 1.6 लीटर से ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी है, 1.6 लीटर से कम है तो ठीक है, छोटी कार, तो 1800 रुपये पर मंथ। अब इसमें फ्लैट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि जैसे कार मिली आपको
अब हो सकता है यार घर के लिए कुछ सामान लेना तो भी वही कार ले ली, ऑफिस की मीटिंग करनी, डायरेक्टर से मीटिंग करनी तो भी वही कार ले ली। अब हम उसका बाइफर्केशन तो नहीं करते, तो बाइफर्केशन नहीं करते, सरकार ने बोला एक काम करते हैं कि एक फ्लैट अमाउंट कर देते हैं, वो फ्लैट अमाउंट ही आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये छोटी कार में कितना हो जाएगा, 1800 रुपये, और बड़ी कार में कितना हो जाएगा, 2400 पर मंथ विल बी टैक्सेबल। फिर रिपीट करता हूँ, एग्जम्प्टेड नहीं बोल रहा हूँ, टैक्सेबल बोल रहा हूँ। अगर सारे खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने ड्राइवर को बोला कि सर लॉग बुक मेंटेन करना है और सारे खर्चे मेंटेन करने हैं। सारे खर्चे मेंटेन मतलब कि आप जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जब पर्सन आप चाणक्य की तरह हो कि पर्सनल खर्चे होंगे तो मैं करूँगा, सर और जो कंपनी के खर्चे होंगे वो कंपनी करेगी। तो पर्सनल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ। तो छोटी कार है तो 600 रुपये और बड़ी कार है तो 900 रुपये पर मंथ। ध्यान रखिएगा मैं परक्यूजिट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर मैं अलाउंस की बात करता हूँ तो मैं वहाँ एग्जम्प्ट कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ क्या हम कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल। अगला, इफ ड्राइवर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ड्राइवर कौन दे रहा है, ड्राइवर एम्प्लॉयर दे रहा है, तो कितना टैक्सेबल होगा, 900 पर मंथ। और यहाँ भी 900, मतलब कि हर बार जब भी ड्राइवर प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे छोटी कार है बड़ी कार है, ड्राइवर के लिए 900 रुपये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जैसे मान लो छोटी कार है और ड्राइवर भी दिया तो 1800 प्लस 900 कितना होगा, 2700। कार बड़ी कार है तो 2400 प्लस 900 कितना हो गया, 3300 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई बट एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय एम्प्लॉयर। कार किसकी है, कार हमारे एम्प्लॉय की है, और एक्सपेंडिचर कौन बोर्न कर रहा है, एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, इस केस में उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला, अगर कार सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज में काम आती है, सोचिए जो कार ऑफिस पर्पज में काम आ रही है वो टैक्सेबल होगी क्या, वो टैक्सेबल कभी नहीं होगी, नहीं। कार इज यूज ओनली फॉर पर्सनल पर्पज, जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, जितना भी खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी, अगर वो भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। जितना देखिए परक्यूजर्स का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज बेनिफिट एमिनिटीज, तो जितना भी फैसिलिटीज, जितना भी एमिनिटीज, जितना भी आपको बेनिफिट मिला वो सब आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अगला, कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिस पर्पज एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज। कुछ पार्ट ऑफिस पर्पज में और कुछ पार्ट आपका पर्सनल पर्पज में है। ठीक है, तो क्या आपको विदाउट ड्राइवर मिली है या आपको विद ड्राइवर मिली है। अगर आपको विदाउट ड्राइवर मिली है तो एक्चुअल अमाउंट माइनस 1800, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी उल्टी है, यहाँ पर आपको सारा एक्सपेंडिचर देखना होगा। एक्सपेंडिचर में से कितना माइनस कर दिया, 1800, और यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट में से 2400 रुपये माइनस कर दीजिए। अब सोचिए ये अमाउंट कहाँ से आया, अभी विद ड्राइवर, ड्राइवर के लिए कितना बोला था, बोले सर ड्राइवर के लिए हर बार 900 रुपये पर मंथ आता है। बोले ओके सर, ड्राइवर के लिए हर बार 900 रुपये पर मंथ आता है, तो ओके सर, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस कितना कर दीजिए, 2700, और यहाँ कितना कर दीजिए, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड माइनस 3300। कैसा है, 2400 प्लस 900 3300, 1800 प्लस 900 2700। सिंपल कैलकुलेशन। चलिए अगला। ठीक है, तो अभी तक कितनी फैसिलिटी होगी, 8 फैसिलिटी होगी हमारी। अभी आती है 9th फैसिलिटी, वो है अगर आपको किसी तरह का गिफ्ट वाउचर या टोकन मिले, बहुत ध्यान समझना, बहुत ढंग से सुनना। अगर आपको गिफ्ट वाउचर अगर कैश में मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर आपको टोकन मतलब कि गिफ्ट इन काइंड मिलता है तो 5000 रुपये का एग्जम्पशन मिल जाएगा। सिंपल, कैश गिफ्ट्स आर फुल्ली टैक्सेबल, कैश हमेशा टैक्सेबल होगा, काइंड में 5000 का एग्जम्पशन मिलिए। ठीक है, 9th, पेमेंट और रियम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स। अगर मोबाइल बिल वगैरह का रियम्बर्समेंट किया है तो ये टैक्सेबल नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं। बट बेचारा वैसे भी प्राइवेट, सरकार प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 80% टाइम तो वैसे भी किसका काम कर रहा है, कंपनी का ही काम कर रहा है, कंपनी की वर्किंग कर रहा है, तो टैक्सेबल करना चाहिए कि ऑब्वियसली उसको टैक्सेबल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। हाँ जी, अगला पॉइंट है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर। इसको क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं, डेबिट कार्ड बोल सकते हैं। कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देती है कि उनको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। ठीक है,
मेजरली कहाँ दिया जाता है, मेजरली जो परचेज मैनेजर होते हैं उन परचेज मैनेजर को ये दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब परक्यूजर कितना टैक्सेबल होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर किया है एम्प्लॉयर ने माइनस जो भी एक्सपेंडिचर अगर हुआ है ऑफिशियल पर्पस के लिए वो हटा दीजिएगा, और ये अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगी, इट विल बी टैक्सेबल फॉर द असेसी, ठीक है। अगला नेक्स्ट है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर आपको डोमेस्टिक सर्वेंट मिला है, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट मिला हो, अच्छा हमने कहाँ पढ़ा था, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर आपको हेल्पर मिलता है, हेल्पर कहाँ पढ़ा था हमने, अलाउंसेस में, हेल्पर अलाउंसेस मिलता है, क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड। उसके अलावा सर्वेंट अलाउंसेस मिलता है, क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ है सर्वेंट फैसिलिटी, अगर सर्वेंट फैसिलिटी मिली है तो पर्क्स कितना होगा, जितना एम्प्लॉयर को खर्चा आया वो माइनस क्या करना है, सैलरी ऑफ गार्ड, ठीक है, ये आपके लिए टैक्स हो जाएगा। माइनस क्या करना है, अगर कोई अमाउंट रिकवर्ड किया, अगर कोई अमाउंट रिकवर्ड किया तो उसको आप माइनस कर देना, ठीक है। सैलरी ऑफ गार्डनर, एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ गार्डन एक्सेट्रा, ये सब भी आपके लिए परक्यूजेट ट्रीट किया जाएगा और ये सब भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, क्या आया परक्यूजेट से, बोले यस सर, जितना भी कॉस्ट आया एम्प्लॉयर को वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। अगर आपको फ्री कंसेशनल फूड मिलता है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज वगैरह मिलते हैं तो, ठीक है, अगर आपको खाना पीना मिलता है, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको कि अगर आपको ठीक है फूड फैसिलिटी मिली है, फूड बेवरेजेस वगैरह हो गया, अगर ये फूड बेवरेजेस जो है, ठीक है ना, ये आपको टी कॉफी स्नैक्स एटसेट्रा है, ठीक है ना, तो सरकार ने बोला कि चलो ठीक है चाय नाश्ता आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्या बोला सरकार ने, सरकार ने बोला ठीक है चाय नाश्ता कर लो, हम आपके लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगर अगर ये टी कॉफी स्नैक्स नहीं होता, अगर ये लंच हो जाता है, ओह खाना खा लिया, अभी खाना आपने ऑफिस में लिया या आपने रिमोट प्लेस पर लिया, अगर रिमोट प्लेस पे लिया तो सरकार बोलती है ठीक है इसको भी हम क्या कर रहे हैं, एग्जम्प्टेड कर रहे हैं, इसको भी हम आपके लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको खाना कहाँ मिल जाता है, खाना आपको ऑफिस में मिल जाता है, खाना कहाँ मिल जाता है, खाना आपको ऑफिस में मिल जाता है, तो ठीक है ना, अप टू ₹50 पर मील, ठीक है, 50 रुपये प्रति मील, मतलब 50 रुपये थाली का खाना आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपने 220 रुपये की थाली मंगाई तो 50 रुपये एग्जाम हो जाएगा, 170 आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपने ऑफिस में एम्प्लॉयर का दिया गया खाना खा लिया तो, ठीक है। तो सरकार ने कहाँ कहाँ तक सोचा हुआ है देखिए, ठीक है। अच्छा कुछ अमाउंट रिकवर किया, हमेशा माइनस करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसोप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप का ट्रीटमेंट आपको कैपिटल गेन हेड में भी करना होगा और सैलरी हेड में भी करना होगा, ठीक है ना, ये दोनों को ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप रिवीजन वाले सीरीज के अंदर हैं तो मैं आपको इतना समझा सकता हूँ, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो सैलरी में खाली सैलरी वाली बात करते हैं, ठीक है। अब समझिएगा परक्यूजेट्स का मतलब क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट माइनस जितना भी अमाउंट पे किया एम्प्लॉय को वो, ये क्या बन जाएगा, ये आपके लिए बन जाएगा वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, जब भी अलॉटमेंट होगा तब वो क्या हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट परक्यूजेट से फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज डेट की कितनी है माइनस जितना अमाउंट पेड किया वो, और टैक्सेबल कब होगा, जब आपको अलॉटमेंट किया जाता है शेयर्स का तब टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अगर आप ऑफिस टूर पे गए टैक्सेबल होगा, नहीं सर ऑफिस टूर पे गए तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। ऑफिस टूर पर फैमिली मेंबर्स को भी लेके गए, अभी टैक्सेबल होगा जितना फैमिली मेंबर पर एक्सपेंडिचर हुआ है। अच्छा ऑफिस टूर पे गए और उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, उसको एक्सटेंड कैसे किया, 1 मिनट, हाँ जी, तो आप गए ऑफिस के काम से और ऑफिस के काम से आप पहुंच गए गोवा, गोवा में जाकर आपको मतलब पता चला कि यार एक काम करते 3 दिन और भी रुक जाते हैं, तो ऑफिशियल टूर एक्सटेंडेड टू वेकेशन, तो जो वेकेशन वाला पार्ट है वो टैक्सेबल होगा। अब ये बड़ी बात है
कि वेकेशन को डिस्क्लोज कौन करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने इसको डिस्क्लोज कर दिया तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अगली जो फैसिलिटी है वो है लीव ट्रैवल कंसेशन इन इंडिया। क्या मिला है आपको, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। अगर आपको जर्नी इन इंडिया मिली है अलोंग विद फैमिली, ठीक है, बोलिए, ठीक है, तो ओनली 2 जर्नी इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स, ये बहुत जबरदस्त प्रोविजन है। सरकार बोल रही है कि घूमने जाना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहे हैं। कोविड में हमने जरूर मना कर दिया है, ठीक है, बाकी मना नहीं कर रहे, आप घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको घूमने फिरने की फैसिलिटी देता है तो और भी अच्छी बात है, तो भी घूमने जाइए। 2 जर्नी, सुनिएगा, 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी एग्जम्प्ट रहेगी, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगी। एग्जम्पशन जो बेस्ड है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है तो एग्जामेशन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। एग्जामेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर बस फेयर, रेल फेयर, एयर फेयर। अभी तक कैसे निकलेगा फेयर, कैसे निकलेगा, अगर आप उड़ के जाते हो, अगर आप उड़ के जाते हो तो मैक्सिमम कितना होगा, जो इकोनॉमी क्लास का फेयर है वो। तो इकोनॉमी क्लास, आप भले बिजनेस क्लास में घूमने जाओ, एग्जाम इकोनॉमी का ही होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। तो इकोनॉमी क्लास और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर। अगर आप जर्नी करते हैं बाय ट्रेन तो फर्स्ट क्लास का फेयर, यहाँ बहुत अच्छा लिखा है, फर्स्ट क्लास का फेयर या अमाउंट स्पेंड किया वो विच एवर इज लोअर। अगर आप जर्नी करते हैं बाय रोड वेयर ट्रेन इज अवेलेबल ऑल्सो, तो क्या कर दीजिए, ठीक है, तो आप उसका ट्रेन का फर्स्ट क्लास देख लीजिए और टैक करनी। अगर वहां पर रेल अवेलेबल नहीं है तो डीलक्स क्लास का जो भी फेयर है, डीलक्स बस जो होती है उसका जो फेयर है या खर्चा किया है, दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंड ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर शॉर्टेस्ट रूट, जो भी सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा उतना ही आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, आपने बोला सर 4 साल में 2 जर्नी एग्जम्प्ट है, तो क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, बोले सर कैरी फॉरवर्ड भी हो सकती है। एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन उसको आपको अगले ब्लॉक में फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको लीव ट्रैवल कंसेशन। नेक्स्ट किसी तरह का क्लब एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड वगैरह सब में ध्यान रखिएगा कि क्लब हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसमें जितना आपने कंपनी के लिए स्पेंड किया वो हटा दो, जो अमाउंट रिकवर किया वो हटा दो, रिमेनिंग बेनिफिट है वो टैक्सेबल कर दो, ठीक है। तो पर्क्स देखिएगा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इंक्लूडिंग एनुअल फी माइनस एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिशियल पर्पज माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, रिमेनिंग विल बी परक्यूजिट्स और वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगला, एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू हेल्थ क्लब, स्पोर्ट फैसिलिटीज एटसेट्रा, वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट अ पर्क्स। किसी तरह की इनिशियल फी पे करिए फॉर एक्वायरिंग कॉर्पोरेट मेंबरशिप, ये भी आपके लिए पर्क्स नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। अगला, फ्री फ्री और कंसेशनल टिकट बाय एम्प्लॉयर इंगेज्ड इन गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ठीक है। तो पर्क्स का वैल्यू क्या होगा, पर्क्स इज इक्वल्स टू वैल्यू एट विच सच टिकट्स आर ऑफर्ड बाय सच एम्प्लॉयर टू द पब्लिक, ठीक है। एंड इफ फ्री टिकट्स गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ एयरलाइन, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपके लिए पर्क्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो फ्री टिकट्स टैक्सेबल नहीं होगा, परचेज से तो वो ये वाला ट्रीटमेंट करना है। तो ये हो गया कंसेशनल और फ्री टिकट्स गिवन बाय द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ठीक है। अगला, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज हैं वो एग्जम्प्टेड होती हैं, तो हमने क्या किया, सारी एग्जम्प्टेड को एक साथ ही दिखा दिया, ठीक है, ताकि हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाए और साथ में आप एग्जम्पशन वाली चीज़ें भी देख लो। तो देखिएगा, टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट एम्प्लॉइज रेजिडेंस, एग्जम्प्ट रहेगा। किसी तरह का पास और टिकट जो इंडियन रेलवेज देती है, एग्जम्प्ट रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की जाती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में एंगेज्ड है, वो एग्जम्प्ट रहेगा। किसी तरह का ग्रुप इंश्योरेंस किया जाए, अगर आपको पर्टिकुलरली आप ही को सर्विसेज दी है इंश्योरेंस की तो टैक्सेबल होता है, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस अगर दिया जाए तो टैक्सेबल रहेगा। अगर प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वगैरह दिया, पर्सनल एक्सीडेंट आपको खुद को बेनिफिट जो दिया है, क्या रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर किसी का सब्सिडाइज लंच प्रोवाइडेड, ठीक है ना, 50 रुपये तक का, 50 रुपये का तो लंच है, पढ़ लिया था, एग्जम्प्टेड रहेगा। किसी तरह की रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है जो जनरली सबको मिलती है, जैसे कि आपको लगा रखा है या फिर आपको ऑफिस के अंदर कैरम बोर्ड लगा रखा है, या जो किस तरह की और कोई बेनिफिट होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई, कभी हम स्टाफ को संडे घुमाने लेके चले गए, ऐसे कोई फैसिलिटी जो सबको दे रहे हैं, हम सबको एट जनरल सबको दे रहे हैं, तो वो क्या होगी, एग्जम्प्टेड रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का हमने पिन टू पॉइंट हमने हर चीज को हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।